हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। तीसरा है, गांवों में अंग्रेजों द्वारा सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 से लेके 130 लाख लोग। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1915 में। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला प्रश्न है, भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1918 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919 महात्मा गांधी। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। दूसरा है, महात्मा गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा है, 10 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर के बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। दूसरा है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तीसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह वापस ले लिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृतसर में।
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1919 में। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, मुंबई में। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1920 में। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसके द्वारा रचित पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, 1909 में। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन डैश स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीयों के सहयोग से। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग से चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव 1920 में किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। अगला प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 1921 में। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। अगला प्रश्न है, शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? पहला है, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए।
तथा हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। दूसरा है, मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा है, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। चौथा है, व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। अगला प्रश्न है, शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। खादी का कपड़ा महंगा होता था जिसे गरीब नहीं खरीद सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अगला प्रश्न है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी।
अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का आंदोलन किसके खिलाफ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के, तालुकदारों और जमींदारों। अवध किसान सभा तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। अगला प्रश्न है, वह सन्यासी किसान नेता जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा रामचंद्र। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इसके पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुडेम। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है, उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 की दशक के शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा है, 1927 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तीसरा है, भू राजस्व को घटाने के खिलाफ हुआ था। चौथा है, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में असफल रहा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।